आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कब कोई बॉडी एक फ्लूइड में फ्लोट करता है, तैरता है, और कब एक बॉडी एक फ्लूइड में पूरी तरह से डूब जाता है। तो यहाँ पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने लिक्विड के तौर पे पानी रखा, चलिए पानी मान लेते हैं। और हमारे पास अभी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो है कॉर्क और दूसरा है लोहे का बना हुआ एक छोटा सा बॉल। हम क्या करेंगे, इन दोनों को पानी में डुबोएंगे। सबसे पहले हम कॉर्क को पानी में डाल देते हैं। ऐसा करने से हम ये पाते हैं ये कॉर्क जो है ये पूरी तरह से डूबता नहीं है बल्कि पानी में फ्लोट करता है। लेकिन जब हम लोहे के बॉल को पानी में छोड़ देते हैं तो ये पानी में पूरी तरह से डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट आता है डेंसिटी का। ये डेंसिटी पे डिपेंडेंट होता है। तो डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। किसी भी बॉडी का डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमें यह इंडिकेट करता है कि मास कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड है। अगर एक छोटे से वॉल्यूम में अगर ज्यादा से ज्यादा मास रहे तो इसका डेंसिटी ज्यादा होगा। तो डेंसिटी इंडिकेट करता है मास कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड है। इसी डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कोई बॉडी एक फ्लूइड में फ्लोट करेगा या फिर पूरी तरह से डूब जाएगा। देखें, फ्लूइड के डेंसिटी से अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा हुआ तो वो ऑब्जेक्ट डूब जाता है, और अगर फ्लूइड के डेंसिटी से ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम हुआ तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। चलिए हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, ये बॉल तो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, हम कॉर्क को भी पानी में पूरी तरह से डुबो देंगे। कैसे डुबोएंगे? ये तो फ्लोट कर रहा है, तो इसे थोड़ा सा हम फोर्स लगाएंगे, उंगली से इसे दबाएंगे। हम जब इसे उंगली से दबाएंगे तो ये पानी में पूरी तरह से डूब जाएगा। अब ये भी पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है, ये भी पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। अब चलिए देखते हैं इनमें कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा। लेकिन फोर्स कौन कौन सा एक्ट करेगा इसे पता करने से पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का, कॉर्क और ये लोहे का जो बॉल है, इन दोनों का जो पैरामीटर्स है उन्हें लिख लेते हैं। मतलब इनके जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सारी चीजें हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं इस कॉर्क का मास जो है, इस कॉर्क का मास m1 है, कॉर्क का वॉल्यूम v1 है और कॉर्क का डेंसिटी ρ1 है। उसी तरह से ये जो लोहे का बॉल है इसका मास हमने माना ये m2 है और इसका वॉल्यूम v2 है और इसका डेंसिटी ρ2 है। और इस पानी का जो डेंसिटी है ये डेंसिटी ρ है। जैसे कि हमने इससे पहले बात किया कि अगर बॉडी का डेंसिटी अगर फ्लूइड के डेंसिटी से ज़्यादा होगा तो वो पूरी तरह से डूब जाता है, और अगर बॉडी का डेंसिटी फ्लूइड के डेंसिटी से कम होता है तो वो फ्लोट करता है। इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली देखेंगे कि कैसे होता है ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। सबसे पहले इस कॉर्क में देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा, जो कि होगा इसका मास विच इज m1 इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस पे देखें, ऊपर की तरफ एक बॉयंट फोर्स एक्ट करेगा। बॉयंट फोर्स क्या होता है? जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड में डूबा हुआ होता है, पूरी तरह से हो या पार्शियली हो, थोड़ा भी अगर डूबा हुआ है तो फिर ये जितना फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है, यहाँ पर जो कॉर्क इस रीजन में आया तो इसने इस रीजन से फ्लूइड को, दैट मीन पानी को, इस एग्जांपल में हमने पानी माना है, पानी को यहाँ से डिस्प्लेस तो किया है, यहाँ से हटाया है। तो जितने वेट का पानी को ये यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, सेम अमाउंट का फोर्स ऊपर की तरफ ये एक्सपीरियंस करेगा, जिसे कि बॉयंट फोर्स कहा जाएगा। तो यहाँ पर इस बॉयंट फोर्स को हम नाम दे देते हैं F1। ये बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा। क्या और कोई फोर्स यहां पर एक्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? आप जो फोर्स इस कॉर्क पे लगा रहे हैं वो फोर्स भी यहां पर एक्ट कर रहा है। आप इसे नीचे की तरफ धकेल रहे हैं तो ये फोर्स भी यहां पर एक्ट कर रहा है, और इस फोर्स को नाम दे देते हैं F। आपने F फोर्स इसे नीचे की तरफ लगाया तो यहां से आप एक इक्वेशन पाएंगे। वो इक्वेशन ये होगा कि ये जो F1 है, इस F1 का मैग्नीट्यूड ये बराबर होगा F प्लस m1 g के।
क्योंकि देखिए F और M1G नीचे की तरफ लग रहा है और ये जो बॉइंट फोर्स है ये ऊपर की तरफ है, और ये एक बैलेंस्ड कंडीशन है, न तो कॉर्क ऊपर जा रहा न ही नीचे जा रहा, बल्कि एक जगह पे रुका हुआ है। तो इसमें नेट फोर्स जीरो हो रहा है। नेट फोर्स जीरो क्यों हो रहा? क्योंकि ऊपर वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड और नीचे वाले फोर्स का टोटल मैग्नीट्यूड, टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इसीलिए ये बैलेंस्ड सिचुएशन में है। यहां से अब आप गौर करें, ये F1 जो है, ये F1 का वैल्यू कितना होगा, कितना होना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए ये कितने मास के पानी को डिस्प्लेस कर रहा है। मान लेते हैं ये M3 मास के पानी को ये डिस्प्लेस कर रहा है। ये जो डिस्प्लेस कर रहा है उसका जो मास है, उस पानी का मास जो है ये M3 है। तो इस पानी का जितना इसने डिस्प्लेस किया, इस रीजन में जो पानी था जितना इसने डिस्प्लेस किया, उसका वेट कितना होगा? तो उसका मास तो हमने M3 मान लिया, तो उसका वेट कितना होगा? उसका वेट होगा M3 इंटू जी। तो ये जो बॉयंट फोर्स है ये M3 इंटू जी के बराबर है। याद रखें ये M3 क्या है? इस कॉर्क ने जितना पानी को डिस्प्लेस किया है दैट इज M3। सो M3 इंटू जी ये हो गया उस पानी का वेट जो कि है बॉयंट फोर्स, दैट इज इक्वल टू F प्लस M1G। अब ये जो M3 और M1 है, इन दोनों को चलिए हम वॉल्यूम और डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले इस कॉर्क को देखें। इस कॉर्क का वॉल्यूम है V1 और इसका डेंसिटी है ρ1। तो फिर ये M1 जो कि इसका मास है वो किसके बराबर होगा? यहां पर फॉर्मूला देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां पर कॉर्क का जो मास होगा जो कि M1 है, वो मास कितना होगा? कॉर्क का डेंसिटी विच इज ρ1 और कॉर्क का वॉल्यूम विच इज V1, इन दोनों का प्रोडक्ट V1 ρ1, V1 इंटू ρ1, ये हो जाएगा इस कॉर्क का मास। तो M1 के जगह हम लिखेंगे V1 इंटू ρ1। तो इस पार्ट को पूरा लिख लेते हैं, यहाँ G मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर F हम ऐड करेंगे, और यहाँ पर फिर आगे हम यहाँ M3 के लिए भी इसका डेंसिटी, M3 क्या है? जितना पानी डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका मास, इसे भी हम पानी के डेंसिटी और जितना वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस्ड हुआ है उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर भी मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। आप गौर करें, ये कॉर्क जो है ये पूरी तरह से डूबा हुआ है, मतलब ये अपने ही वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस कर रहा है। इसका अपना वॉल्यूम कितना है? V1। तो हम कहेंगे यहां पर V1 वॉल्यूम का पानी ये डिस्प्लेस कर रहा है और पानी का डेंसिटी ρ है। तो V1 इंटू ρ ये हो जाएगा उस पानी का मास जो कि यहां से डिस्प्लेस्ड हो रहा है। उस पानी का मास को हमने M3 माना, तो M3 के जगह हम वो वाला वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो V1 इंटू ρ ये हो गया M3, इतना मास का पानी डिस्प्लेस्ड हुआ है। ये हो गया वॉल्यूम V1 और ρ हो गया डेंसिटी। जी यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं ये वाला जी। अब हम इसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप देखें ये पार्ट जो है V1 ρ G, इट मस्ट बी ग्रेटर देन V1 ρ1 G, क्योंकि ये पार्ट, ये V1 ρ G अगर इस पूरे एक्सप्रेशन के बराबर हुआ तो ऑब्वियसली इसके साथ हमें इसे ऐड करना होगा, तब ये इसके बराबर होगा। तो इस पार्ट को अगर हम हटा दें तो ऑब्वियसली ये पार्ट इससे छोटा हो जाएगा। तो ये V1 ρ G V1 ρ1 G से बड़ा हो गया। अब ये जो इन इक्वेशन है इसके दोनों साइड में हम एक पॉजिटिव नंबर डिवाइड कर सकते हैं। इन इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या डिवाइड करेंगे हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे V1G से। इसे अगर V1G से हम डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या? ρ। और इसे अगर हम V1G से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या? ρ1। और इन इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। V1 भी पॉजिटिव है, G भी पॉजिटिव है। G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां से हमें क्या मिला? कॉर्क जो फ्लोट करता है उसके लिए हमें क्या मिला इन इक्वेशन? हमें मिला कि ये जो डेंसिटी है फ्लूइड का दैट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ दिस कॉर्क, इसीलिए कॉर्क फ्लोट करता है। अब इस लोहे के केस में देखिए यहां पर क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है।
यहां नीचे की तरफ इसका वेट एक्ट कर रहा है। इसका मास हमने m2 माना, तो वेट जो है ये m2g नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। बॉयंट फोर्स इसे F2 मान लेते हैं। बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। क्या कोई और फोर्स एक्ट कर रहा है? क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये बैलेंस्ड सिचुएशन में है? आप ऐसे सोचे, अगर ये वाला बेस और नीचे होता, यहां पर अगर और पानी होता, तो क्या ये लोहे का बॉल यहीं पर रुका हुआ रहता, या फिर वो नीचे गिरता जब तक कि उसे बेस न मिलता? ऑब्वियसली वो नीचे गिरते जाता, गिरते जाता, गिरते जाता। कब तक गिरता? जब तक कि उसे बेस ना मिल जाए, ऐसा एक सपोर्ट ना मिल जाए। जो इसका बेस है, इस कंटेनर का बेस है, जब तक वो बेस नहीं मिलता वो नीचे की तरफ गिरता, और बेस मिलते साथ वहां पर जाके वो अटक जाता। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जैसे ही ये बेस को टच करता है, भले ही इसे नीचे जाने की टेंडेंसी हो इसके पास, लेकिन बेस को टच करते साथ बेस इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करता है। उस नॉर्मल रिएक्शन को हम n से डिनोट कर लेते हैं। अब जाके ये बैलेंस्ड कंडीशन में आया। तो फिर यहां से हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं? हम कहेंगे F2 प्लस n नॉर्मल रिएक्शन जो कि बेस इस बॉडी पे अप्लाई करेगा इज इक्वल टू m2g, इज इक्वल टू m2g। अब आप गौर करें, ये F2 क्या है? F2 है बॉयंट फोर्स, और m2g क्या है? ये इसका वेट है, इस बॉडी का, इस लोहे के बॉल का वेट है। अब हम इस m2 को भी हम वॉल्यूम और डेंसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ ही साथ बॉयंट फोर्स को भी हम डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा? देखिए यहां पर भी मुझे ये साइन लगा देना चाहिए था। ओके, अब देखिए F2 को हम क्या कहेंगे? F2 क्या है? ये बॉडी जितना वेट का पानी को यहां से डिस्प्लेस किया है, कितना डिस्प्लेस किया है? चलिए मान लेते हैं ये m4 मास के पानी को डिस्प्लेस किया है। तो F2 को हम क्या कहेंगे? जितना पानी डिस्प्लेस किया है, m4 मास के पानी को डिस्प्लेस किया है, तो उसका वेट होगा m4 इंटू जी। तो ये हो गया बॉयंट फोर्स प्लस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m2g। अब हम m4 और m2 को वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले m4 देखें क्या है? m4 है जितना पानी यहां से डिस्प्लेस हुआ है उसका मास। कितना पानी यहां से डिस्प्लेस हुआ है? किस वॉल्यूम का पानी यहां से डिस्प्लेस हुआ है? जो कि इस बॉल का वॉल्यूम खुद का है, क्योंकि ये जब पूरी तरह से डूबेगा तो अपने ही वॉल्यूम के पानी को ये डिस्प्लेस करेगा। वो वॉल्यूम कितना है? V2 है। ओके, तो जितना मास का पानी डिस्प्लेस्ड हुआ है विच इज m4 इज इक्वल टू पानी का डेंसिटी इनटू जितना पानी डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इस पानी का हो जाएगा V2 जो कि डिस्प्लेस्ड हुआ है, जो कि इस बॉल के वॉल्यूम के बराबर होगा, इनटू पानी का डेंसिटी। तो ये तो m4 के बराबर हो गया। ये हो गया मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। इसके साथ हम g को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये n इज इक्वल टू, अब m2 को भी वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो देखिए m2 है क्या? m2 है इस बॉल का मास, दैट मीन दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉल इनटू डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो फिर ये हो गया वॉल्यूम, इसका हो गया V2 और डेंसिटी इस ऑब्जेक्ट का हो गया ρ2। इसके साथ g को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस n को अगर हम हटाते हैं तो हमें इन इक्वेशन मिलेगा एक V2 ρg is less than V2 ρ2g, क्योंकि इसके साथ, इस टर्म के साथ n को जब हम ऐड करेंगे तब जाके ये इसके बराबर होगा, मतलब ये टर्म इससे छोटा है। तो फिर यहां से इन इक्वेशन के दोनों साइड को अगर हम डिवाइड कर देते हैं V2g से, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि ρ इज लेस देन ρ2। तो यहां पर लोहे के बॉल के केस में क्या हो रहा है? देखें, वो पूरी तरह से डूब रहा है, और उसके केस में हम ये पाते हैं कि फ्लूइड के डेंसिटी से जो ऑब्जेक्ट डूब रहा है उसका डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए वो बॉडी इस फ्लूइड में पूरी तरह से
डूब रहा है। तो इस तरह से हम मैथमेटिकली भी इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि कब एक बॉडी फ्लोट करता है और कब एक बॉडी फ्लूइड में पूरी तरह से डूब जाता है, सिंक कर जाता है। अगले वीडियो में हम रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड 9th के लिए ग्रेविटेशन चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।